यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? सो कल की क्लास में हम लोग ने ये टैक्स के रेट्स पढ़े थे। कल बेसिक हम लोग ने टैक्स के कैलकुलेशंस देखे थे अबाउट द इनकम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द इनकम। तो आई होप आप लोगों को वहां तक के समझ में आया है। कौन सा केस हो गया हमारा? केस नंबर जी तक के हो गया था मिस्टर जी, केस नंबर 9। यस, आपको मैंने कहा था कि HIJ 10, 11, 12 करके आना है। किया आप लोगों ने? तो काइंडली हेल्प मी। केस नंबर 10, 4,50,000 नील दोनों के लिए। क्यों नील? 5 लाख से कम है तो इट डज नॉट मैटर। इनफैक्ट यहां पर 81 की एज है, 5 लाख से कम है, तो ओल्ड रिजिम में तो स्लैब रेट लगता ही नहीं है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट ही 5 लाख है, रेसिडेंट है। हाँ, और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में भले ही टैक्स लगा होगा 4 लाख के ऊपर वाले पार्ट पे, बट वो रिबेट में एडजस्ट हो गया, क्योंकि रिबेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लेस। बराबर है? देन केस नंबर आई का आंसर क्या आया आप लोगों का? न्यू रिजिम में नील आया, न्यू रिजिम में नील आया, और ओल्ड रिजिम में कुछ आया 16,640। ओके, क्योंकि यहां पर रिबेट नहीं मिला होगा, 5,30,000 होने के कारण रिबेट नहीं मिला। इट इज पहले 3 लाख पे नील, 3 लाख तक नील लिया आपने, क्योंकि 76 की एज है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद में 2 लाख पे 10,000 5% के हिसाब से, और फिर 30,000 पे 20% मतलब 6,000, तो टोटल हो गया 16,000। बिल्कुल सही है, प्लस 4% से 16,640। बिल्कुल सही जवाब। फिर नेक्स्ट केस इज मिस्टर जे, इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हायर एग्जामिशन लिमिट का, बिकॉज इज अ नॉन रेसिडेंट ऑल्सो। उनको रिबेट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप में से किसी ने ये वाला आंसर नील निकाला है रिबेट लेने के बाद, तो गलत हो गया। ओके, काइंडली पे अटेंशन। रिबेट के लिए आपको मैंने 3 कंडीशंस बताया था। द पर्सन शुड बी एन इंडिविजुअल and resident, and total income should not be more than 12 lakhs in case of new regime, 5 lakh in case of old regime. So यहां पर ये 5,30,000 जो है, इस पे नॉर्मली टैक्स लगेगा, देयर विल बी नो रिबेट ऑन फर्स्ट 4 लाख नील, ऑन नेक्स्ट 1,30,000 5%, 1,30,000 का 5% होता है 6,500, उस पे 4% ऐड कर दो, 6,760। ये ऐसे ही आया आप लोगों का आंसर कि नील आया? 6,760, रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इफ इज ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाता है, तो भी 2,50,000 का ही बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलेगा। यहां एज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देश का बूढ़ा बूढ़ा, बाहर का बूढ़ा जवान, तो उसको नॉर्मल एक अदर देन सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। सो इट विल बी अप टू फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 12,500, एंड आखिरी का 30,000 पे 20%, तो 6,000, 18,500 आया, प्लस 4%, 19,240। ओके, मैं से वैसा लिख के छोड़ दे रहा हूं, आप फाइनल आंसर नोट कर सकते हैं। आपके पास हो गए, मैच हो गए आपके 6 आंसर्स। ओके, किसी ने ट्राई किया आगे के भी 2? ओके, और 2 से ज्यादा? 1? ओके, चलो गुड। जितना बोला था उतना भी कर लिया तो बहुत है, लेकिन अगर आगे का किया तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो मिस्टर के, इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट ₹9,60,000, बताइए क्या होगा? नॉन रेसिडेंट है तो इनको भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एज तो वैसे भी 35 है, एंड फर्क नहीं पड़ता है नॉन रेसिडेंट है तो इनके केस में नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। नाउ टेल मी इफ देयर इज अ नीड टू राइट, वो वाले केसेस में लिख लिख के बताऊंगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। 9,60,000 in case of new regime is very simple. On first 4 lakh nil, on next 4 lakh 5%, 20,000, फिर 8 लाख तक पहुंच गए, on next 1,60,000 10% मतलब 16,000, तो 20 प्लस 16 36,000 प्लस 4% 37,440, बराबर 1,440 is 4% of that. So ये समझ में आ गया सबको? इजी था?
देन इन केस ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ओल्ड रिजिम में जाता है फॉर एट 9,60,000 लेवल ऑफ इनकम, तो डेफिनेटली रिबेट का तो सवाल ही नहीं उठता है एंड कोई बेनिफिट भी नहीं है. वेरी सिंपल, ऑन 2.5 लाख टू 5 लाख रेंज 12,500, राइट. 5 लाख से 960, ये 4,60,000 के रेंज पे 20% मतलब 92,000. 92 प्लस 12,500 1,04,500 प्लस 4% सेस 1,08,680. समझ आया? ओके, सो एक्सपर्ट बन गए आप लोग तो बड़े जल्दी टैक्स के. देन 6,40,000 इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट एज 86. तो नॉन रेसिडेंट है इसलिए अब एज का कुछ क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन से चलेंगे. बीइंग 6,40,000 स्टिल देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट एप्लीकेबल. नो रिबेट इज अवेलेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट पर्सन. बताइए, रेगुलर अप टू फर्स्ट 4 लाख नील, नेक्स्ट 2,40,000 का 5% 12,000 प्लस 4%, yes, very good, 12,480. And then in case of old regime it will be for first 2.5 lakh nil, next 2.5 lakh 12,500, next 1,40,000 पे 20% 28,000. so total हो गया 40,500 plus 4%. तो जस्ट प्रैक्टिस हो गई कुछ. There will be no rebate in either of the regimes here because the assessee is a non-resident. यहां तक समझ आ गया. नेक्स्ट, इंडिविजुअल रेसिडेंट ₹50 lakhs. कल हमने किया था, कल हमने एबीसी वाला एग्जांपल लिया था, उसमें सी की इनकम थी ₹50 lakhs. ओके, तो ये कहीं तो लिखा हुआ होगा हमारे पास में, मिस्टर सी, ये रहा आपके सामने. 50 लाख रुपीस. इजी था क्या? इनफैक्ट आपको याद भी होगा अगर, तो अच्छी बात है कि 24 lakhs तक के 3 लाख होता है, उसके ऊपर के पोर्शन पे 30%, 26 लाख का 30% 3 लाख में ऐड कर दो तो ये 10,80,000 प्लस सेस आ रहा था. और ओल्ड रिजिम में 10 लाख तक 112,500 होता है, एज कमी है ना, और उसके बाद में 40 लाख पे 30% 12 लाख. ये कल ऑलरेडी किया है हम लोगों ने, बस नाम असेसी का अलग होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो सेम आएगा. सो इट विल बी ₹10,80,000 प्लस 4%, एंड यहां था 13,12,500 प्लस 4%. इज दिस ऑल ओके टिल हियर? देन अब यहां पर असेसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो लगता है समथिंग कॉल्ड एज सरचार्ज. वो असेसी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलते सर, और बोलते अब आप चार्ज दो, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कमाता है तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बनती है. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो सर हैज टू पे चार्ज, उसको बोलते हैं सर चार्ज. सो ₹50 लाख से अगर ज्यादा आपकी टोटल इनकम है, बीइंग एन इंडिविजुअल और एचओएफ और एओपी एचओएफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, और बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है बट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको सरचार्ज लगता है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टैक्स बिफोर सेस. सेस तो आखिरी में ऐड होगा, ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज. तो अभी आपका जो टैक्स है, उस जो भी टैक्स आएगा उस पर 10% और ऐड कर दोगे, टैक्स का 10%, और उसके बाद में फिर सेस ऐड करेंगे. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन, ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमारा लास्ट सोल्यूशन यहां पर था. अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं अबाउट मिस्टर, क्या नाम है, मिस्टर एन. ओके, हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹57 lakh, टोटल इनकम ऑफ ₹57 lakh एज पर द क्वेश्चन. अब इनके बाकी का कैलकुलेशन सेम होगा. सो अगर हम लोग बात करें न्यू रिजिम की, सो नाउ इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, मैं सीधा 0 to 24 लाख की इनकम लिख रहा हूं और 3 lakhs लिख रहा हूं, समझेगा आपको? रेट मत सोचते बैठना कौन सा रेट लग गया, रेट अलग अलग लगा. ऑन एन एवरेज इट इज 3 लाख अपॉन 24 लाख. एवरेज रेट कितना आता है? 12% है ना, 3 upon 24 12.5% एवरेज रेट ऑन द इनकम फ्रॉम 0 to 24 लाख. सो एंड वो सही भी है ना, देखो
0, 5, 10, 15, 20, 25, तो 0 और 25 के बराबर बीच की वैल्यू एवरेज रेट लग गया. सो ऑन इनकम टैक्स ऑन 0 to 24 लाख, ये समझ में आ रहा है, इज डायरेक्टली ₹3 लाख. ओके, तो अभी आज का पहला नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा सरचार्ज का. और फिर ऑन द इनकम रेंज बियॉन्ड 24 लाख, सो इट इज 24 लाख टू 57 लाख, 33 लैक्स का 30%, 33 लाख का 30%, 9,90,000. वेरी इजी. अब इसका टोटल हो जाएगा 12,90,000. 12,90,000. इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%. बोलिए 12,90,000 का 10% आप बता रहे कि मैं बताऊं? मुझे मौका दे रहे हो? 1,29,000. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम. तो ये कितना हो जाएगा? 14,19,000. इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो अब आप ऑब्जर्व करोगे इनका इफेक्टिव टैक्स रेट काफी ज्यादा आ रहा है. हमने कल वो मिस्टर सी का इफेक्टिव टैक्स रेट निकाला था, वो अराउंड 22 कुछ आ रहा था, 22% समथिंग. याद आ रहा है कुछ? और अभी ये ऐड कर दो 4%, कितना आ रहा है 4%? 56,760. ऐड करके बताइए 14,75,760. ब्रिलियंट, क्या बात. अब इसका आप एवरेज टैक्स रेट निकालो. 14,75,760 डिवाइड बाय 57 लाख, 25.89%. मीन्स average rate of tax that a person earning 57 lakh has to pay is even higher, much higher as compared to a person earning 50 lakhs. उसका 22 कुछ था, ये अप्रोक्सीमेटली और 10% से बढ़ गया, उससे थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि इस बार और ज्यादा इनकम है जिसपे 30% लगा एंड मोरओवर सरचार्ज पूरे टैक्स पे लग गया. सो देयरफॉर दिस इज द इफेक्टिव रेट. स्टिल जो मैंने कल आपको एक ग्राफ दिखाया था कि इंडिया में 35% का एवरेज रेट है, वो नहीं है, मोस्टली नहीं है. अभी कहां है? that may have been the case earlier, but अब तो नहीं है. अब तो एवरेज रेट 35% बोलना गलत है, क्योंकि there are very few people earning much beyond say 1 crore और 2 crores. उनका शायद एवरेज रेट आएगा उतना, वो भी हम लोग देखेंगे, अभी चेक करेंगे. आगे तो हमको 1 crore, 2 crore, 3 crore, 7 crore सारे देखना है, तो हम लोग चेक करेंगे. लेकिन क्या आपको समझ में आया कि ये हमारा जो आंसर है ये उस हिसाब से तो एवरेज रेट उतना ज्यादा नहीं है. एक और इमेज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने को थोड़े दिन पहले डाउनलोड किया था, कल मोबाइल की गैलरी में मिली. बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स का ही डेटा है. सी द वे दे प्रेजेंट द डेटा इज सो इंटरेस्टिंग. ये देखिए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज पेइंग टैक्सेस. तो जो रेड कलर का पार्ट है वो परसेंटेज पेइंग टैक्स है. कनाडा में 80% लोग टैक्स भरते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कनाडा पेज टैक्स. वैसे ही सारी कंट्रीज का जो रेड कलर का पार्ट है, मतलब उतना पार्ट कंट्री का भर रहा है, नॉट ज्योग्राफिकल रीजन बट जस्ट ओके. नहीं तो पता चल रहा है इंडिया में सिर्फ केरला और तमिलनाडु वाले लोग भर. ओके, सो चाइना के -5 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 है. चाइना में से 5% लोग टैक्स भर रहे हैं. ओके, चाइना में एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट ओनली. यूके, यूएसए. तो इंडिया में वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली आर पेइंग टैक्स, फिर भी 2.2% ले लिया. कल हम लोग ने दूसरा एक डायग्राम देखा था, एक पिक्टोग्राफ देखा था, उसमें तो 1.6 ही था. चलो मान लो 2%, 2.5%, 3 मान लो, तो भी इट इज स्टिल अ लो परसेंटेज, not very low. We cannot expect 80% of India to pay tax because many people in India are actually not earning income. Okay, many people are maybe senior citizens who are dependent on somebody else. Many people in India has a huge population of youngsters. Okay, means even children we can say. Youngsters तो फिर भी after the age of say 20-22 पैसा कमाने लग जाते हैं, but children की बहुत बड़ी population है, वो लोग पैसा नहीं कमाते होंगे. Then India may not have every person in every household who is working. तो हर कोई टैक्स पे करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो सबको हम लोग हटा दें. और लोअर इनकम ग्रुप भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो सबको हटा दे. तो दिस परसेंटेज इज दैट नॉट दैट लो, इट शुड बी बेटर. अगर डायरेक्ट टैक्स का कवरेज बढ़ेगा तो बर्डन कम होगा. ओके, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनके ऊपर में. बट द रियलिटी इज दिस राइट नाउ. समझ में आया आपको ये ग्राफ? ऐसा है. यस,
लद्दाख का नेगेटिव में था, मतलब वहां रिफंड ज्यादा होंगे फिर। ये वाला ये जीएसटी का था, हाँ नेगेटिव में था, मतलब वहां पर उतना रिफंड ज्यादा गया होगा। नेट कलेक्शन निकालते हैं ना, मतलब अमाउंट कलेक्टेड माइनस रिफंड इशूड, तो मे बी रिफंड ज्यादा गया होगा वहां पर, वैसा। गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि अभी टैक्स रेट जो है वो ऐसा है, इट्स अबाउट 25% फॉर दिस पर्सन, बट स्टिल नॉट दैट हाई एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर। ओके, पहले ये 57 लाख वाले पर्सन का कितना होगा, रुक जाओ, लेट मी फाइंड आउट। मेरी जो पिछली फाइल होगी पिछले साल की, तो उसमें तो टैक्स रेट्स अलग थे, तो उसमें मैं जाके ढूंढता हूं कि 57 लाख वाले का टैक्स कितना था। वैसे तो निकाल भी सकते हैं हम लोग आसानी से, मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 1। ओके, ये देखो इन लोगों का, ये तो उन लोगों को जस्ट मैंने बताया था कि ये आने वाला है पहले की फाइल में। मिस्टर NNN, ये रहा 57 लाख। देखो 16,01,600 था, ये जो बीच के कॉलम में आपको दिख रहा है। अभी कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, 14,75,000। तो पहले जो इफेक्टिव टैक्स रेट था 16,01,600 डिवाइड बाय 57 लाख, कितना परसेंटेज था, 28% समथिंग, और अब वो इट हैज रिड्यूस डाउन टू 25 पॉइंट समथिंग। सो मतलब कि फर्क तो पड़ा है, बेनिफिट तो हुआ है ना, एक्चुअल आपका पैसा बचा है, वेदर यू आर अर्निंग वेरी हाई और वेरी लो। वेरी लो वालों को तो बहुत बेनिफिट मिला है, खासकर जिनका अर्निंग 7 से 12 लाख की रेंज में होगा, उनका टैक्स ही नील हो गया, पूरा ही बेनिफिट मिल गया, 100% ऑफ द टैक्स हैज बीन वेव्ड ऑफ। बट उसके अलावा भी जो से पहले 15 लाख कमाता था, तो वो पहले ज्यादा टैक्स देता था, अब 15 लाख या उसकी इनकम थोड़ी 15 से बढ़ के 16 17 भी हुई होगी, तो टैक्स नहीं बढ़ा, रेदर टैक्स कम हुआ। सो दैट इज द थिंग। ये समझ में आया क्या? नाउ ये जो मिस्टर एन का हमने कैलकुलेशन देखा, वी शुड कंपेयर इट विथ समथिंग, वी शुड कंपेयर इट विथ अ पर्सन हु वाज अर्निंग 50 lakhs अंडर द न्यू रिजिम ओनली। न्यू रिजिम में 50 लाख वाले पर्सन का आपको सरचार्ज तो उसमें लगा नहीं था, तो आपको पता है कि उसका टैक्स आया था 11 लाख, नहीं आप इंक्लूडिंग सेस बता रहे हो, टेल मी द अमाउंट बिफोर सेस, 10,80,000। यस, क्योंकि फर्स्ट 24 लाख पे 3 लाख आया था और नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट पे 7,80,000 आया था, 26 लाख का 30%। दिस इज द अमाउंट बिफोर सेस। अब एक छोटी सी चीज कंपेयर करो, यहां पर ये पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी, ये इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज तो तब लगा नहीं था, इंक्लूडिंग सरचार्ज जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो बढ़ी है ना? कितने से बढ़ी है? ये अराउंड 3,39,000 से बढ़ी है ना? लेकिन उसकी इनकम कितने से बढ़ी है? 7 लाख से बढ़ी है। टैक्स लाइबिलिटी has increased by 3,39,000, इनकम has increased by 7 लाख। सो यहां पर उसके साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ। यस, उसको इंक्रीमेंटल इनकम पे बहुत सारा टैक्स देना पड़ा, इंक्रीमेंटल इनकम पे रेट निकालोगे तो बहुत ज्यादा रेट लगा, लेकिन कुछ गलत नहीं हुआ, एटलीस्ट ऐसा नहीं कि इनकम से भी ज्यादा टैक्स बढ़ गया। बट दैट विल हैपन इन द नेक्स्ट केस, जहां पर हम लोग 51 लाख लेंगे। 57 लाख वाले में तो ऐसा नहीं हुआ, बट 51 लाख में होगा। एंड आई विल कंप्लीट द ओल्ड रिजिम लेटर ऑन, पहले 57 लाख का इधर अपडेट कर देता हूं, तो देयर विल बी नथिंग एल्स टू बी डन। 14,75,760 जो आपने वैल्यू निकाला था, ये डन हो गया। नाउ आई विल कॉपी दिस वेरी स्लाइड एंड फॉर मिस्टर ओ, मिस्टर एन के बाद मिस्टर ओ है, फॉर मिस्टर ओ द टोटल इनकम इज रुपीज 51 लाख। ओके, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। ओके, यस, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इफ ही इज अर्निंग रुपीज 51 लाख, सो ऑन द इनकम रेंज फ्रॉम 24 लाख टू 51 लाख, दिस इज 27 लाख का रेंज, उसका 30% होता है 8,10,000, बराबर है ना? ये 780 था और 1 लाख से इनकम बढ़ी तो उस पर भी 30% बढ़ गया, तो 30,000 और बढ़ गया, टोटल हो गया 11,10,000, 11,10,000 रुपए। अब इस पे सरचार्ज लगा
ये भी आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। कितना लगा सरचार्ज? 1,11,000। सो ये टोटल हो गया 12,21,000। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। व्हाट इज द इंक्रीज इन income if you compare the threshold point and the 51 lakh? 1 lakh. Income has increased by rupees 1 lakh. And increase in tax including surcharge is equal to 1,41,000 है ना। ये दोनों फिगर्स को कंपेयर किया अपन ने और ऊपर ये दोनों फिगर्स को कंपेयर किया। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये बेचारे के साथ गलत हो गया। वही बात कि ये 50 lakhs वाला पर्सन था, मिस्टर कौन था, एम, है ना, जो 50 लाख कमा रहा था। ये तो घर ज्यादा लेके जा रहे, कम कमा के ज्यादा लेके जा रहे, और ये बेचारा ज्यादा कमा के कम लेके जा रहे। टेक होम इनकम इज लेस फॉर मिस्टर ओ। 51 लाख माइनस 1221 कम हो जाएगा एज कंपेयर टू 50 लाख माइनस 1080। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसा कल हम लोग ने रिबेट वाले केस में कंपेयर किया था, जस्ट फॉर द वैल्यूज अबव 12 लाख, slightly above 12 lakh, up to 12,70,500 something, 580. So कल हमने देखा था वहां भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, यहां पर भी 50 lakhs के जस्ट ऊपर एक पॉइंट तक के ये प्रॉब्लम आता है। नाउ अगेन आपने जैसे कल वो थ्रेशोल्ड निकाला, ये भी निकाल लेना, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ये कोई बुक्स में भी छपा भी नहीं मिलेगा। एक थ्रेशोल्ड रहेगा जहां तक की प्रॉब्लम है। 57 लाख पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 57 लाख पे आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है इंक्रीज इन टैक्स इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। हाउएवर 51 लाख के लेवल पे इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। सो एंड द डिफरेंस इज गोइंग टू बी अलाउड एज मार्जिनल रिलीफ। ये जो डिफरेंस है ये मार्जिनल रिलीफ बोल के अलाउ करेंगे। तो ये कितना होता है? 41,000। तो ये मार्जिनल रिलीफ जो है ये इस वाले टैक्स में से अलाउ हो जाएगा, ये वाले टैक्स में से अलाउ हो जाएगा 41,000। तो मतलब इफेक्टिवली आपका सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज में से अलाउ किया। और इसकी जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि सरचार्ज लगा था, सरचार्ज लगा था ना, इसीलिए तो ये टैक्स का इंक्रीज ज्यादा हो गया, तो मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज में से अलाउ कर दिया। और इन अदर वर्ड्स आप सरचार्ज उतना ही लगाओ जिससे मैक्सिमम इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन इनकम के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। पहले अगर आपका टैक्स 1080 था और इनकम अब अगर आपकी 1 लाख से बड़ी है तो आपका मैक्सिमम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज अब 1180 होना चाहिए, 1 लाख से बढ़ना चाहिए। 1080 प्लस 1 लाख 1180, बट आपका ऑलरेडी टैक्स 1110 तो आ ही गया है, तो अब ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज कितना लगना चाहिए? 70,000। कुछ समझ रहे हो क्या? ये 70,000 का मैक्सिमम सरचार्ज लगना चाहिए, तो उसके बाद में आपका टेक होम इनकम सेम रहेगा एज द 50 लाख पर्सन। बट अगर आपको 1,11,000 का सरचार्ज लग जा रहा है तो आपका टोटल टैक्स का इंक्रीज ज्यादा हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। अदर वे ऑफ looking at it is this simple: increase in income, increase in tax. If increase in tax is more than increase in income, the difference between the two will be allowed as a relief. But kindly do not use it in the other case, जहां पर ये ज्यादा है और ये कम है, तब मत कर लेना। If increase in income is more, increase in tax is less, जैसे कि पिछले वाले केस में था, तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों है ये आपको समझना है। डोंट जस्ट मग इट अप बिकॉज इट इज अ लीगल प्रोविजन, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है, सो दैट इट इज नॉट अनफेयर फॉर हिम, राइट। स्टिल ये सब जो कंपैरिजन कैलकुलेशन होता है ये सेस के पहले होता है, सेस के बाद थोड़ा सा तो इसको फर्क फिर भी पड़ेगा, आप देख लेना। अब इसका फाइनली टैक्स कितना बचा? 1221 माइनस 41, 11,80,000। दिस इज द टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, दिस वॉज द टैक्स प्लस सरचार्ज। Now the 1180 is the tax plus surcharge less relief, okay? लेकिन अब इस पे लग जाएगा 4% health and education cess 47,200, तो ये हो जाएगा 12,27,200। बट एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर ये पर्सन
ये पर्सन अगर सेस के बाद अगर आप इसका कंपैरिजन करते थे तो इसका 1,04,000 से एक्स्ट्रा आता था। देखो आप 10,80,000 का सेस कितना होता है? 14,000 43,200 होता है इसका। यस, इसको ऐड कर दीजिए 11,23,200। देख लीजिए डिफरेंस है ना, 1,04,000 से बेचारे का टैक्स बढ़ गया। मतलब सेस के कारण उसका 4,000 का अभी भी एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट आ ही रहा है, बट उसके लिए गवर्नमेंट बॉदर नहीं करती है, बोलती सेस तो अलग है, हम लोग मार्जिनल रिलीफ सिर्फ सेस के पहले वाली वैल्यूज पे देंगे। सो मार्जिनल रिलीफ विल बी गिवन फ्रॉम द टैक्स आफ्टर सरचार्ज to the extent the increase in tax is higher than the increase in income. Okay? अब ये वाला जो मार्जिनल रिलीफ है सरचार्ज वाला, कल जो मार्जिनल रिलीफ पढ़े थे वो कौन सा था? वो रिबेट वाला था। वो सिर्फ न्यू रेजिम में अवेलेबल था, 12 लाख रुपए के ऊपर वाले में, 5 लाख के जस्ट ऊपर वाले में ओल्ड रेजिम में अवेलेबल नहीं था कल वाला मार्जिनल रिलीफ। ये वाला जो मार्जिनल रिलीफ है ये दोनों रेजिम्स में अवेलेबल है। ओके, अब अगर और सरचार्ज भी दोनों रेजिम में लगता है। ओके, तो अगर आप ओल्ड रेजिम में हो तो भी 50 लाख के ऊपर की जस्ट ऊपर की इनकम पे 10% का सरचार्ज लग रहा है, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, उसमें ओल्ड रेजिम में भी आपको कंपेयर करना होगा। ओल्ड रेजिम को ओल्ड रेजिम वाले 50 लाख से कंपेयर करना, न्यू रेजिम को न्यू रेजिम वाले 50 लाख से कंपेयर करना, उतनी सी बात का ध्यान रखना। क्या आपको ये मार्जिनल रिलीफ का यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया छोटा सा? अब ये बहुत ज्यादा केसेस में अप्लाई होगा। हम लोग 1 करोड़ 1 लाख भी करेंगे, 2 करोड़ 1 लाख भी करेंगे, उसके आगे हम लोग कंपनीज के केस में भी देखेंगे, फर्म्स के केस में भी देखेंगे, एओपी वगैरह का भी देखेंगे। सो मार्जिनल रिलीफ बहुत जगह अभी अप्लाई होने वाला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड हियर। इज दिस ओके? सो फॉर मिस्टर ओ, तो अब मैंने आप लोगों को मिस्टर एन और ओ का कैलकुलेशन करके बता दिया है एज पर द न्यू रिजिम। ये अगर आपको समझ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर एन और ओ का ही 51 और 57 वाले का ओल्ड रिजिम के हिसाब से ट्राई करो। 12,27,200 is the final answer after the application of marginal relief and then cess has been added. मैं चाहता हूं कि आप ये दो आंसर्स कैलकुलेट करके बताओ। चेक कर लेना 57 लाख वाले केस में मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी आपको ये दो क्वेश्चंस का आंसर कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। किसी को दिक्कत जा रही तो मुझे पूछ भी सकते हो। एज 45 है, एज पे ध्यान गया था कि नहीं? अच्छा नहीं गया था तो नॉर्मली करना है। मार्जिनल रिलीफ रेसिडेंट को ही एप्लीकेबल है कि नॉन रेसिडेंट के लिए भी है? सबके लिए है मार्जिनल रिलीफ। रिबेट कल जो बताया था वो रेसिडेंट के लिए था, मार्जिनल रिलीफ सबके लिए है, न्यू रिजिम में भी है, ओल्ड रिजिम में भी है। मार्जिनल रिलीफ ये सरचार्ज वाली रिलीफ की बात कर रहा हूं, ये तभी लगता है जब आपकी इनकम थ्रेशोल्ड पॉइंट से जस्ट थोड़ी ऊपर होती है। ओके, सो देयर विल बी अ वैल्यू
समवेयर आफ्टर 51 लाख बट बिफोर 57 लाख। जैसे कि कल आपने एक पॉइंट निकाला जिसपे मार्जिनल रिलीफ जिसके बाद लगना बंद हो जाएगा, 64,250 का। कौन से केस में? 51 वाले में। 57 लाख वाले में नहीं लगा? चेक किया कि नहीं किया? चेक किया आपने? गुड। सो आप में से कोई श्योर है अपने प्रेजेंटेशन के बारे में और आंसर के बारे में? यू कैन सेंड मी द आंसर, आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन। श्लोक इज नॉट श्योर अबाउट इज प्रेजेंटेशन, उसने ऐसे कोंटे कांटे में लिख के कर दिया है। उसको टिश्यू पेपर कैलकुलेशन बोलते हैं। जब आप कोई दोस्त के साथ में कोई कैफे में गए हो और वहां पर कुछ बिजनेस की बातें कर रहे हो तो टिश्यू पेपर पे कैलकुलेशन करके बताते हो ना कि भाई ऐसा है वैसा है। आया नहीं मुझे किसी का आंसर? इतनी बड़ी क्लास मिल करके गुंजन का आंसर आया है। कहाँ है गुंजन? अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि 9:02 पे कैसे आ गया ये आंसर? एडवांस में चल रही है। बोलिए क्या सीन है? किसी का भी आंसर नहीं आया। या तो आपको अपने कैलकुलेशंस पे भरोसा नहीं है, या तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे भरोसा नहीं है, या तो मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं उस पर कुछ कमेंट कर दूंगा उल्टा सीधा। इतनी देर में तो मैं ही मेरा आंसर बना के लिख लेता था। जाओ हटो, ये दुनिया पित्तल की। मिस्टर एन 57 लाख। जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि किसी को दया आ जाए और भेज दे, सर आप चिंता मत करो, आपने पिछले 35 साल में इतनी मेहनत की, अब हम करते हैं। नहीं, किसी को दया नहीं आ रही। जाओ ऑन 0 to 10 लाख रुपीज 1,12,500 ऐसा डायरेक्टली किया चलेगा? ऑन 10 लाख टू 57 लाख, 47 लाख का 30% होता है। 47 प्लस 47 प्लस 47 14,10,000। रिफ्रेश कर रहा हूं बिना काम के, चीटेड फील हो रहा है मुझे। बोलो कितना हो गया टोटल? 15,22,500, राइट? नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद द लेवल ऑफ 50 lakhs, 50 lakhs की जिसकी इनकम थी उसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे ओल्ड रिजिम में, तो उसका टैक्स आ रहा था 13,12,500, है ना? ऑब्वियसली ये स्टेज पे कंपेयर करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो सरचार्ज लगा ही नहीं, तो अभी तो डेफिनेटली इंक्रीज इन टैक्स कम रहेगा। कंपेयर करना होता है सरचार्ज लगाने के बाद। तो इसमें लगाते हैं हम लोग सरचार्ज 10%, 1,52,250 कितना हो रहा है टोटल? 16,74,750। अब ऐसा ही देख के समझ में आ जा रहा है कि ये जो है 7 लाख से इंक्रीज है और ये अराउंड 3.5 लाख से है। So clearly increase in tax is much less than the increase in income. So there is no scope, no need for marginal relief here. समझ आया क्या? अब इसमें लग जाएगा सिंपली 4% सेस।
बोलिए कितना? 66,990। तो इसके बाद आपका फाइनल आंसर आ गया 17,41,740 174,1740। ओके, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा आएगा? 174,1740 ओटीपी मैच हुआ. Obviously, in all these cases, if you observe, if the income is same, tax as per the old regime is coming to be higher than the tax as per the new regime. Now, if we talk about this case, 51 lakhs, तो यहां पर शायद आपको रिलीफ की जरूरत पड़ी थी क्या? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं. यस, है डिंकी और श्रावणी है जिनको मेरी चिंता है. एंड लक्ष्य लखोटिया इज ट्राइंग टू सेंड अ फोटो, सेंडिंग अ फोटो लिख के आ रहे हैं. वेरी गुड बेटा, भले ही क्लास में लेट आए लेकिन अपन कैचअप कर लिए. सो हाँ, ये डिंकी वेरी गुड प्रेजेंटेशन. चलिए देखते हैं. मिस्टर ओ, सिर्फ प्रेजेंटेशन की तारीफ क्या है? आंसर गलत भी हो सकता है. लेट अस सी. ऊपर वाला मिटा दूं? ये क्रॉप कर देता हूं. क्रॉप कर दिया, अब एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी उसकी. चलिए बताइए. आप लोग समझते हैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूं, बाकी हर कोई समझ नहीं पाता है. सो ये देखो 51 lakhs पे 1,12,500 फॉर द फर्स्ट 10 lakh एंड 12,30,000 फॉर द नेक्स्ट 41 lakh, which is correct. टोटल हो गया 13,42,500. एट सरचार्ज इट बिकम्स 14,76,750. एब्सोल्युटली. और फिर दूसरी तरफ में 50 lakhs वाले पर्सन की का टैक्स आ रहा है 13,12,500. कंपेयर इसको इससे किया जाता है. इंक्रीज इन इनकम इज ₹1 lakh, इंक्रीज इन टैक्स इज 164,250. वेरी गुड. देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर मार्जिनल रिलीफ ऑफ ₹64,250. बिल्कुल सही जवाब. उतना रिलीफ मिल जाएगा. रिलीफ के बाद टैक्स इतने अमाउंट में 1 लाख ऐड करके आ जाता है. देखा आपने, 13,12,500 में वो 1 लाख ऐड हो गया, तो ये टैक्स आ गया. Absolutely perfect calculation. So 14,69,000 is the answer as per the old regime. सबका मैच हुआ? 14,69,000 is the answer. Very good. तो अब आप इमेजिन करो, अब ओल्ड रिजिम में एक अलग थ्रेशोल्ड रहेगा, न्यू रिजिम का थ्रेशोल्ड मतलब एक पॉइंट रहेगा जिसके बियॉन्ड ये जो रिलीफ है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. न्यू रिजिम में एक अलग पॉइंट रहेगा, ओल्ड रिजिम का अलग रहेगा. ओल्ड रिजिम में भी 60 से 80 के एज वाले पर्सन के लिए अलग पॉइंट रहेगा, 80 प्लस वाले के लिए अलग पॉइंट रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके. नाउ अ पर्सन हु इज अर्निंग ₹1 crore 1 lakh. अब 1 crore 1 lakh क्यों पूछा है? क्योंकि 1 crore के बाद में सरचार्ज का रेट और बढ़ जाता है. कितना हो जाता है? 15%. तो सरचार्ज के जो रेट्स हैं उसका आपको छोटा सा चार्ट बता दूं मैं. ये देखिए, ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में दोनों में 10% है. 50 lakh to 1 crore. बियॉन्ड 1 crore अप टू 2 crore इट इज 15%. 2 crore से 5 crore इट इज 25%. बट बियॉन्ड 5 crore सिर्फ ओल्ड रिजिम में सरचार्ज का हाईएस्ट रेट है 37%. 37% का सरचार्ज न्यू रिजिम में एप्लीकेबल नहीं है. ओके, न्यू रिजिम में सिर्फ 25% हाईएस्ट सरचार्ज है 2 crore की इनकम के ऊपर में. ये आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा. एंड मार्जिनल रिलीफ का मैंने कैलकुलेशन लिख दिया है. इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड पॉइंट. अब 1 crore 1 lakh वाले पर्सन के लिए हम लोग कंपैरिजन किस लेवल से करेंगे? 1 crore से करेंगे. ठीक है, तो चलिए ध्यान से यहां पर कैलकुलेशन करते हैं साथ में. फॉर मिस्टर पी अर्निंग 1 crore 1 lakh. ये पी से जिनका नाम शुरू होता है वैसे भी बहुत कमाते हैं. तो ऑन 0 to 24 lakh. ओके, टोटल इनकम मैं लिख रहा हूं 1 crore 1 lakh. एंड यहां लिख देता हूं मैं न्यू रिजिम. वी आर डूइंग द कैलकुलेशन एज पर द न्यू रिजिम. ऑन 0 to 24 lakh इट इज 3 lakh, जो हमको अभी याद ही हो चुका है. On 24 lakh up to 1 crore 1 lakh, this is the range of 77 lakhs. 77 lakh का 30%, 23 lakh 10,000.
इसका टोटल हो जाएगा 26,10,000 बराबर। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि कुछ और बातें कर रहे हो, कि कंटिन्यू बातें चल रही हैं? 26,10,000, तो इसमें क्या हो जाएगा 15% सरचार्ज, ओके, बिकॉज द इनकम इज मोर देन 1 करोड़। तो 15% ऑफ 26,10,000 होता है 3,91,500। कैलकुलेटर से निकाले ना, दिमाग से कर रहे हो क्या बेटा, यूज हो जाएगा पूरा। हाँ अच्छा यार, अब इसको ऐड कर दो 30,01,500। लेकिन एग्जाम में डबल चेक करते हो कि नहीं करते हो? कभी कभी होता है कुछ एरर, है ना, इट्स ओके। तो ये चेक कर लेने का 30,01,500। अभी तो क्या है, दूसरे स्टूडेंट्स भी कर रहे तो आंसर मैच हो जाता है। यहां तक के समझ गया सबको? अब मिस्टर पी का इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। अब इसमें सीधा सेस ऐड करने के पहले हमने कंपेयर करना चाहिए विथ अनदर फिक्टिशियस पर्सन से मिस्टर पी 1, जो कि कमाता है, कितना कमाता है, टोटल इनकम ₹1 करोड़। ओके, अब न्यू रिजिम के हिसाब से ये पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी 1 करोड़। टैक्स कितना आएगा ऑन फर्स्ट 24 लाख, टैक्स वुड बी 3 लाख। ऑन 24 lakh to 1 crore, tax would be 22,80,000। करेक्ट। जो पिछले वाले में था उसमें 30,000 रुपए कम कर दो, सिंपल। सो ये हो जाएगा टोटल 25,80,000। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे क्या? हाँ देखो ध्यान से, यहां पर 10% सरचार्ज लग रहा था। 1 करोड़ के लेवल पे सरचार्ज का रेट कितना था 10%। 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ तक 10%। उसके बाद में सरचार्ज का रेट हो गया 15%। तो अभी 10% सरचार्ज जोड़ने के बाद जो टैक्स आ रहा है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। दिस विल बी 2,58,000। उसके बाद कंपेयर करना है। जैसे डिंकी ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था, तो इसमें शी कंपेयर्ड एट दिस स्टेज आफ्टर एडिंग दिस सरचार्ज नील। तो तब तो नील था इसलिए नील, लेकिन कंपैरिजन आपको टैक्स प्लस सरचार्ज का करना है। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है वो वाले स्टेज पे। बताइए कितना 28 लाख 28,000 38,000 कहां गया, ये रहा। सो 2838। नाउ वी विल बी डूइंग द कंपैरिजन। इंक्रीज इन इनकम is ₹1 lakh. Increase in income is ₹1 lakh, whereas increase in tax including surcharge is equal to 1,63,500. So therefore, is there a need for marginal relief? Yes, increase in tax is higher than the increase in income beyond the threshold point. इसका 50 लाख वाले पॉइंट से कंपेयर करना ही मत, उसमें तो आपका आंसर डेफिनेटली नहीं मैच होने वाला है कुछ। तो 1 करोड़ इज द प्रीवियस थ्रेशोल्ड, उसके साथ कंपेयर किया। सो दैट मीन्स अब हम लोगों को इसमें से मार्जिनल रिलीफ देना होगा 63,500 का मार्जिनल रिलीफ। इतना डिडक्ट हो जाएगा तो आपका टैक्स बिफोर सेस आ जाएगा 29,38,000। और ये चेक कैसे होगा, देखो ये चेक होगा, इसमें ये ऐड कर लो तो मैच होता है ना। जो टैक्स 1 करोड़ के लेवल पे था उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ऐड होना चाहिए। सो अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम थिंग इज कि एक्चुअल टैक्स एज पर दिस कैलकुलेशन और टैक्स एट द लेवल ऑफ 1 करोड़ प्लस इंक्रीज इन इनकम, विच एवर इज लेस। ओके, यहां पर ये लेस है ये से, तो देयरफॉर ये आंसर है। तो इसलिए आपको मॉड्यूल के कुछ कुछ आंसर्स में वैसा प्रेजेंटेशन मिलेगा, विच दिस और दिस विच एवर इज लेस। लेकिन ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन द इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज, देयरफॉर उतना हमको रिलीफ मिल रहा है। ओके, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर मार्जिनल रिलीफ। हो गया सॉल्व। सो इसमें क्या ऐड कर दोगे, सेस। बोलो कितना होता है सेस, सेस ऐड करके फाइनल वैल्यू बता दीजिए। 30,55,520। इसका मतलब 1 करोड़ के ऊपर में भी कोई ऐसा पॉइंट होगा
जहां तक कि रिलीफ की जरूरत पड़ रही है और उसके बाद में रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब अपने को है तो नहीं यहां पर, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख को चेक करोगे तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मोस्टली नहीं पड़ेगी, लेकिन 1 करोड़ 1,20,000 पे शायद पड़ेगी। 1 करोड़ 1,50,000 पे चेक करना होगा, तो आपको देखना होगा थोड़ा 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 बढ़ा के कि कहां पर जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही। और ऑल्टरनेटिवली जैसे कल आपने वो रिबेट वाला कैलकुलेशन ट्राई किया था, वैसा इसका भी आप एक इक्वेशन बना के कर सकते हो। You need that point where difference of income beyond 1 crore is equal to the difference of tax. Okay, this tax minus 2838. तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ऐसा सिंपल सा इक्वेशन बना के कर सकते हो। ओके, नॉट वेरी इजी, क्योंकि यहां पर अब टैक्स कैलकुलेशन ऐसा है। ओके, आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा चीजों को, इक्वेशन बना के जरूरत नहीं है लेकिन। सो 30,55,520, 30,55,520। नाउ द सेम थिंग फॉर द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम में भी शायद जरूरत पड़ेगी। क्यों ओल्ड रिजिम में जरूरत क्यों पड़ सकती है? क्योंकि अगेन 1 करोड़ के जस्ट ऊपर है मिस्टर पी, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। पिछले पेज का काम हो गया सबका, ये सब समझ में आ गया? अरे समझ गया क्या पूरा? अब ओल्ड रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन ये चीज चलेगी। बताइए, ऑन 0 to 10 लाख कितना हो जाएगा टैक्स? 1,12,500। ऑन 10 लाख टू 1 करोड़ 1 लाख 30%, 27,30,000। ओके, सो देयरफॉर आपको मिल गया टोटल 28,42,500। बट अगेन इस पे लगेगा पहले सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। बोलिए, 4,26,375। टोटल हो गया 32,68,875। It will be compared with the total income level of 1 करोड़ ऑफ मिस्टर P1 ओल्ड रिजिम के हिसाब से। उसका हम लोग ने कैलकुलेट किया था इंक्लूडिंग सरचार्ज 2838 आ रहा था। नहीं 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 नहीं, ओल्ड रिजिम के हिसाब से करना होगा। 1,12,500 प्लस 27 लाख है ना, क्योंकि 10 लाख टू 100 लाख 90 लाख होता है। दिस इज 28,12,500। इसमें सरचार्ज लगा था एट द रेट ऑफ 10%, 2,81,250। सो टोटल हो गया 30,93,750। ठीक है, अब वही कार्यक्रम, इंक्रीज इन इनकम इज ₹1 लाख एंड इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन 1 लाख। 1 लाख। अब इसमें कभी कभार गलती से बच्चे पूरे 175 का ही रिलीफ दे देते हैं, वो नहीं करना है। रिलीफ देना है आपको इस डिफरेंस का, 75,125 मार्जिनल रिलीफ 75,125। सो ये हो जाता है 31,93,750। अब इसमें 4% सेस ऐड कर दो और फाइनल वैल्यू बता दो मुझे। 33,21,500, 33,21,500 समझ में आया? सो 1 करोड़ 1 लाख के इनकम लेवल पे दोनों रेजिम में मार्जिनल रिलीफ की जरूरत पड़ी थी। ओके, सरचार्ज के रेट का भी ध्यान रखना है। सो कल ऑलरेडी आपने जितने टैक्स रेट्स याद किया, आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक थे, याद रखने लायक। आपने फिर कल रिबेट की कंडीशन याद किया, वो भी ठीक ठाक थी, रिबेट वाला रिलीफ भी समझा। अब उसमें आज आपको और ऐड करना है सरचार्ज के रेट्स एंड सरचार्ज का रिलीफ, जो कॉन्सेप्ट लेवल पे नया ऐड हो गया। रेट तो याद रखना पड़ेगा, 0 to 50 lakhs इनकम नो सरचार्ज, 50 lakhs above but up to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crores 15%, more than 2 crores 25% for new regime till any income, but old regime में more than 5 crores 37%। तो वैसा ध्यान रखना है। तो जैसे अभी 1 करोड़ के जस्ट ऊपर में रिलीफ लगा, वैसे ही 2 करोड़ के भी जस्ट ऊपर में लग सकता है, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो मैंने ये रखा है अपनी प्रैक्टिस के लिए 3321,500 यहां लिख लेता हूं मैं. ओके, एंड देन देर इज 3 crore 40 lakhs एंड 7 crore 70 lakhs. तो सोचना आप उसमें क्या होगा, वेदर रिलीफ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी. तो लेट मी मेंशन मिस्टर क्यू, who is earning rupees 2 crore 1 lakh. 2 crore 1 lakh. So again first we will do the calculation as per the new regime, default tax regime. On 0 to 24 lakh, 3 lakh. On 24 lakh to 2 crore 1 lakh. मतलब 1 crore 77 lakh का 30% बताना है आपको. 53 lakh 10,000. ओके गुड. सो टोटल हो गया 56 lakh 10,000. इसमें सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%, है ना. 13,27,500. 14 बोले, 14 लाख. ये कितना हर्ट होता होगा ना पे करने वाले को कि ऑलरेडी इतना टैक्स है उसमें और 25%. 14,02,500. इसको ऐड कर दो 70,12,500. यहां तक समझ में आ गया. अब हम इसको अगेन करेंगे कंपेयर बिफोर वी फाइनलाइज द थिंग्स विद द टोटल इनकम लेवल ऑफ मिस्टर Q1 जिसकी इनकम है से ₹2 crores. एज पर द न्यू रेजिम ही हम लोग उसका टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे. 2 crore के लेवल पे उसका सरचार्ज कौन सा लगेगा, 15% वाला. फ्रॉम 24 lakhs to 2 crore दैट मीन्स 176 लाख पे 30% होता है 52,80,000. करेक्ट, मेरा भी उतना ही आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें से 30,000 माइनस करके सोचा. तो ये टोटल हो गया 55,80,000. इस पे सरचार्ज लग रहा था एट द रेट ऑफ 15%. 15% इज 8,37,000. ओके, सो टोटल हो गया 64,17,000. Now there is a big increase in the tax, है ना. Increase in income is only ₹1 lakh, whereas increase in tax is 5,95,500. Can anybody tell me why such a big increase? Difference अभी तक तो छोटा मोटा ही आ रहा था. सरचार्ज का रेट ड्रास्टिकली बढ़ गया, 15 से 25 हो गया. ओके, तो इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस. तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया 5,95,500. Therefore, relief will be given to the extent of 495,500. अब ये मत दिमाग में रूल बना लेना कि 1 लाख कम कर देना पड़ता है. अब यहां पर 1 लाख इंक्रीज है इसलिए 1 लाख कम कर रहे हैं. अगर ये 2 crore 2 लाख रहता तो 2 लाख कम करते थे, जो भी इंक्रीज रहता था उसमें से. ठीक है ना. अच्छा, कभी कभार कई बच्चे समझते नहीं है, अगर ये इंक्रीज बड़ा है इनकम का और ये छोटा है तो भी वो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उतना रिलीफ दे ही देते हैं. तो वैसा नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर रिलीफ इज एप्लीकेबल एट ऑल और नॉट. रिलीफ विल बी एप्लीकेबल व्हेन द इंक्रीज इन टैक्स is more than the increase in income. Only then the relief has to be given. Otherwise, no relief, nothing doing. तो ये कितना हो जाएगा 65,17 है ना. ये देखो कहां से आ गया डायरेक्टली, इसमें 1 लाख ऐड कर दो ये वाला तो ये मैच हो जाएगा, है ना. दोनों तरीके से आंसर पे पहुंच जाओगे. अब इसमें ऐड कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये भी देखो बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है फॉर अ पर्सन हु इज पेइंग अ टैक्स ऑफ 65 lakhs. 4% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है. कितना होता है बोलो, 2,16,060 260,680. अब ऐड करके हो जाता है 67,77,680. बताइए ये पर्सन का एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या आया, 67,77,680 डिवाइड बाय 201. देखो 33.719%. मतलब इतना कमाना होगा तब जाके आप वो 35% जो ग्राफ में था उसको रीच कर पाओगे. 2 crore 1 lakh.
ओके, एंड देन इतना कमाओगे अगर एक साल में तो आपके पास तो फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है. यू विल बी एबल टू सेव टैक्सेस ऑल्सो यूजिंग बिजनेसेस, एंड ऑल्सो यू मे some people may want to shift out of India, तो to save on those taxes. ओके, टैक्सी सिर्फ एक चीज नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं जो कि इंडिया में रह के इंडिया को गालियां देते हैं, तो जब बहुत पैसा कमा लेंगे तो वो लोग इंडिया के बाहर ही जाना प्रीफर करते हैं, एंड बाहर ही गए तो अच्छा है, फिर बाहर जाके बाहर से इंडिया को गालियां देते हैं, तो वो बात अलग है. कुछ कुछ आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी है ना. चलिए जाने दो, लेट अस नॉट गो इनटू दैट. 33.719% is the average rate at this stage. 67, 77, 680. Now the same thing needs to be done for the old regime. कर पाओगे ट्राई? बिना लिखे तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपको कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के लिए तो आपको दोनों वैल्यूज लगेगी. सो कल तक के छोटे वाले केसेस बिना लिखे आप उड़ा रहे थे. Mr. Q, total income 2 crore 1 lakh as per the old regime. On 0 to 10 lakh, tax is 1,12,500. On 10 lakh to 2 crore 1 lakh, 57 lakh 30,000. ठीक है. सो ये टोटल हो गया 58,42,500. इस पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%. ओल्ड रिजीम में भी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% का ही रेट है. कितना होता है बोलो? 4 लाख, 14 लाख. सो टोटल हो गया 73 लाख 2,000 की 3,125. यहां तक मैच हो गया. सो ये आ गया हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज. टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, वी विल कंपेयर इट विथ अनदर पर्सन हु इज अर्निंग एग्जैक्टली 2 crore rupees and paying tax as per the old regime. So his income tax would be 30,000 less, 1,12,500 and 57 lakh. करेक्ट. 190 lakhs का 30% 57 lakh होता है. दिस इज 58,12,500. उसको अभी सरचार्ज लग रहा था एट द रेट ऑफ 15%. सो दैट वाज इक्वल टू 871,875. इसको ऐड करके 66,84,375. वेरी गुड. अब आपको मिल जाएगा इंक्रीज इन इनकम इज ₹1 lakh एंड इंक्रीज इन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्जेस 6 lakh. इस बार तो और भी ज्यादा इंक्रीज इन टैक्स आया. सो देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ मार्जिनल रिलीफ ऑफ ₹5,18,750. वेरी गुड. परफेक्ट. तो मार्जिनल रिलीफ माइनस कर दो. और फिर 4% ऐड कर दो. कितना? 271,375. 70,55,750. समझ आया क्या सबको? इट इज अगेन हायर देन द 67 लाख फिगर जो न्यू रिजिम का था. 67.77 था, ये 70.55 है. तो वो डिफरेंस तो चलते ही रहेगा न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम का, अगर सेम लेवल ऑफ इनकम है तो. हाँ, इनकम में अगर डिडक्शंस ज्यादा मिल रहे हैं तो मे बी ओल्ड रिजिम कैन बिकम ल्यूक्रेटिव. ओके, बट नॉट फॉर ऑल पीपल. सो 70,55,750. इज दिस क्लियर? सो ये यहां पर लिख लेता हूं मैं 70,55,750. देखो, कल हम लोगों ने सिर्फ इतने से केसेस किया था, इजी वाले. आज तो आपने ये वाले भी कर लिया. आगे के दो थोड़े आसान हैं, चिंता नहीं है, क्योंकि 3 crore 40 lakhs कहीं तो भी बीच में है.
ये थ्रेशोल्ड पॉइंट के एकदम नजदीक में नहीं है, तो इसमें मार्जिनल रिलीफ आप चेक भी करोगे तो लगी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। सो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो अभी कैलकुलेटर से कैसे करोगे। 2 करोड़ तक का नहीं, 2 करोड़ तक का काय को करना है, 24 लाख तक का 3 लाख है। अब 340 में से 24 लाख माइनस करो, 3 करोड़ 16 लाख, उसका 30% निकालो, उसमें अब वो 3 लाख ऐड कर दो, 97 लाख 80,000। सबके कैलकुलेटर में आया क्या? अब 9780 में 25% ऐड कर दो सरचार्ज का, 1 करोड़ 22 लाख 25,000। ठीक है, यस। अब ये स्टेज पे जस्ट एक डिस्कशन, देखो ये टैक्स, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज 1 करोड़ 22 लाख है, और ये आपका इंक्रीज बियॉन्ड 2 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख है। तो क्लियरली इंक्रीज इन इनकम इज हायर देन इंक्रीज इन टैक्स, क्योंकि टैक्स है ही नहीं उतना, तो इंक्रीज तो भी नहीं हुआ होगा उतना। सो देयर इज नो नीड फॉर मार्जिनल रिलीफ। अब जो आपका 1 करोड़ 22 लाख 250 आया है, सॉरी 1 करोड़ 22 लाख 25,000 आया है, उस पे और 4% ऐड कर दो, 1 करोड़ 27 लाख 14,000। समझ आया क्या? सो ऐसा आपको करते आना चाहिए। अगर रिलीफ नहीं है तो फिर तो इतना टेंशन नहीं है। हाँ, एग्जाम में लेकिन डायरेक्ट मत लिख देना इनकम इतना है तो टैक्स इतना है। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है, सरचार्ज और सेस तो रह गई, तो फिर वो अलग से आपको लिखना होगा। ठीक है, नाउ द सेम वैल्यू, सेम इनकम कैलकुलेटेड एज पर द ओल्ड रिजिम। क्या करोगे? हाँ, 330 का 30% 99 लैक्स प्लस 1,12,500, 1 करोड़ 12,500 आ रहा है ना, 100,12,500 प्लस 25%, हाँ अगेन 125 समथिंग आया, तो इट इज देयर इज डेफिनेटली नो इंक्रीज। बेटा आप लोग बाहर जाते क्या? मैं 2-3 बार बोल दिया हूं, अब मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 लोग बाहर गए तो। कुशान आपको नहीं है इंटरेस्ट तो बिल्कुल मत पढ़ो। और आपके पार्टनर का नाम क्या है मुझे बताओ? कुशान, आपका नाम कुशान है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? धैर्य। थोड़ा धैर्य रखा करो बेटा, है ना, इतना बढ़िया नाम आपके माताजी पिताजी ने दिया है। सो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 1 करोड़ 25 लाख कुछ पहुंचे थे हम लोग, अब उस पर 4% ऐड कर दो, 1 करोड़ 30 लाख 16,250। So this will be the tax amount, again slightly higher in the old regime, that is there to be। और यहां तक समझ में आया आपको? अब 7 करोड़ 70 लाख पे इसमें एवरेज रेट भी निकालेंगे हम लोग, लेकिन इसमें डेफिनेटली ओल्ड रिजिम में तो, सॉरी न्यू रिजिम में तो मार्जिनल रिलीफ डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ उसका प्रीवियस थ्रेशोल्ड था, और 340 पे भी नहीं मिल रहा था, 2 करोड़ के जस्ट नजदीक तक ही मिलता है कुछ समय तक के, बट इतने दूर तक तो नहीं मिलेगा। तो जो 7 करोड़ 70 लाख पे पहुंच गए तो थाला फॉर रीजन बन गया है, उसको क्या होगा? उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए शांति से, मेरे साथ साथ मुझे वैल्यूज बताते जाइए। वो 3 लाख अलग रख देते हैं, इसमें से 24 लाख हटा दो, 7 करोड़ 46 लाख का 30%, 2 करोड़ 223.80, उसमें वो 3 लाख ऐड करना मत भूलना, 226.80। अब इसको आप अभी तक क्या करते? प्लस 25% प्लस 4%। अनदर वे इज इंटू 1.25 इंटू 1.04। कोई भी फिगर में अगर आपको 25% प्लस करना है तो आप ऑल्टरनेटिवली 1.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझता है ना? कर लो जो आपका आंकड़ा आ रहा है, इंटू 1.25 इंटू 1.04, फाइनल वैल्यू 2 करोड़ 94 लाख। अब एवरेज रेट निकालो, ये फिगर डिवाइडेड बाय 7 करोड़ 70 लाख, परसेंटेज 38%। तो जो 7 करोड़ 70 लाख कमा रहे हैं वो भी 40% टैक्स नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी बेचारा देगा, लेकिन स्टिल इट इज क्वाइट हाई नाउ। ओके, इतने बड़े इतना ज्यादा इनकम कोई अर्न कर रहा है तो उसको तो 38% समथिंग टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक समझा? और ओल्ड रिजिम में तो और भी थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ओल्ड रिजिम में 5 करोड़ का थ्रेशोल्ड है और 37% सरचार्ज है, तो
तो इफेक्टिव टैक्स रेट तो बहुत बढ़ने वाला है, 25 की जगह 37% सरचार्ज है, ध्यान रखना। तो बिफोर वी फाइनली एड सेस हमको चेक भी करना होगा क्या कि रिलीफ एप्लीकेबल है क्या। वैसे तो नहीं रहेगा क्योंकि 5 करोड़ के तो बहुत दूर है, फिर भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। बताइए, सबसे पहले वो 10 लाख पे 1,12,500, 10 लाख कम हो गया तो हाँ वेरी गुड। इसकी एज कितनी है 74, तो उसकी एज है 74। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भी ध्यान गया था लेकिन अभी भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। तो इसका वो 10 लाख पे कितना होगा, सिर्फ 1,10,000। क्यों? 0 to 3 लाख उसका टैक्स रहेगा नील। 3 लाख से 5 लाख 10,000, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, 1,10,000 पे पहुंचे। अब वो 1,10,000 को एम प्लस करके रख दो या बाद में ऐड कर लेंगे। 7 करोड़ 60 लाख पे 30% निकालो, 2 करोड़ 28 लाख प्लस 1,10,000, 2 करोड़ 29 लाख 10,000 प्लस 37%, ठीक है। अब आप देखो इनकम इंक्रीज हुई है 5 करोड़ से 770 पे गई है, तो 2 करोड़ 70 लाख से इंक्रीज इन इनकम। टैक्स में इंक्रीज, ये टैक्स का इंक्रीज नहीं है, 5 करोड़ के लेवल पे भी कुछ टैक्स होगा ना। 5 करोड़ के लेवल पे रफली 1.5 करोड़ तो हो गए, प्लस सरचार्ज भी था उसमें। तो इसका मतलब कि इंक्रीज इन टैक्स इज नॉट मोर देन इंक्रीज इन इनकम। आप देख लो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो लिख के भी कर सकते हो। इंक्रीज इन टैक्स विल नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम। 5 करोड़ के लेवल का अगर आप टैक्स निकालोगे तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ से थोड़ा कम आएगा, बट 150 से तो ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें 25% सरचार्ज लगा था। तो देयरफॉर ये जो आपका 33 लाख समथिंग आया है, सॉरी 3 करोड़ समथिंग आया है, उसमें अब आखिरी में 4% ऐड कर दो। 3 करोड़ 26 लाख 42,168 एग्जैक्ट। ओके, सो मतलब अब किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिगर्स कैलकुलेटर पे हम लोग अराइव कर चुके हैं। तो ये किसी को कोई डाउट है, लास्ट के 2 में हमको रिलीफ की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट करवाया, उसके पहले के सारे लिख लिख के करना पड़ा क्योंकि उसमें रिलीफ एप्लीकेबल था। सो दीज आर द केसेस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी। ओके, सिमिलर कैलकुलेशंस वुड बी डन फॉर HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल के अलावा ये जो बाकी पर्सन के मैं नाम ले रहा हूं, इन लोगों को सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। HUF कितना भी पुराना रहे, लेकिन HUF को 2.5 लाख का ही बेसिक लिमिट मिलेगा अंडर द ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम में जरूर 4 लाख वाला मिलेगा क्योंकि न्यू रिजिम में तो सबके लिए सेम रेट्स हैं, ये सब लोगों के लिए। इज दैट ओके? सो 2 चीज अभी कर लो। एक तो मैंने आपको बोला था वो अपेंडिक्स का पढ़ लेना, तो उसमें कुछ अलग मिला जो नहीं समझा कि पढ़े ही नहीं, कोई बात नहीं, वो पढ़ लेना जब भी समय मिलेगा। अब पेज नंबर 3 पे देखिए, आपको ये रेट्स के बारे में सब कुछ दिया था। पेज नंबर 1.3 पे मिला आपको रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के रेट्स, ओके, इसके जो डिटेल्ड कंडीशंस एंड प्रोविजंस चैप्टर नंबर 12 में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये कब अप्लाई होता है, कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं 115 BAC के। और फिर टैक्स रेट्स, ये यहां पर एक मिस्टेक हो गई अपनी बुक में, देखो ये 25 होना चाहिए, 5, 10, 20, 15, 20, 25 एंड 30, उसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ये यहां पर भी लिखना पड़ेगा, ये यहां पर भी आएगा, है ना, अवेलेबल इफ टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 12 लाख। रिबेट जो है नॉट एप्लीकेबल नहीं रहेगा 12 लाख की इनकम तक के। फिर नीचे वाला पार्ट, उसमें कोई चेंज भी नहीं हुआ है लास्ट ईयर से। अब एक छोटा सा आपको एक सर्कुलर बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बेस्ड है। मैंने आपको बोला कि जो सीनियर सिटीजन है उनको 3 लाख वाला थ्रेशोल्ड मिलता है। व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज टर्निंग 60 ईयर्स इन दैट ईयर? तो वो कुछ समय तक तो 59 की एज का था और कुछ समय 60 का हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं क्या कि कितने समय कितना था? तो ऐसा बोला गया है, a person is considered to be a senior citizen
if at any point of time during the year he had attained the age of 60 or more, at any time during the year, during which year, during the previous year, जिस ईयर में इनकम कमाया है. हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 को और खत्म होगा 31 मार्च 2026 को. सो जो पर्सन 31 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में अगर 60 की एज अटेन कर जाता है तो उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं. एंड सिमिलरली 80 की एज अटेन करता है तो उसको सुपर सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट मिलता है, जिसमें 5 लाख का थ्रेशोल्ड है. राइट, ये देखो ये वर्डिंग्स लिखे. अब एक सुप्रीम कोर्ट में एक पर्सन गया जो 31 मार्च के दिन एग्जैक्ट 60 कंप्लीट हो रहा था. ओके, लेकिन उसके हिसाब से उसका बर्थडे तो 1 अप्रैल को था. उसका बर्थडे कब था? 1 अप्रैल. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ईयर. वो 1 अप्रैल 1966 को पैदा हुआ था. ओके, तो 31 मार्च 2026 को वो बोलता है कि मैं तो हो गया सीनियर सिटीजन, तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए. सो दिस इज अ केस ओनली फॉर दोज पर्सन्स हु वर बोर्न ऑन द 1 अप्रैल. उसके बाद में जो पैदा हुए उनका तो क्लियर है, उसके पहले जो पैदा हुए उनका भी क्लियर है. 1 अप्रैल वालों की दिक्कत थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस यू आर राइट. जो पर्सन 1 अप्रैल को पैदा हुआ ही विल बी सेट टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ऑन 31 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अब क्या बोला डिटेल मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन लॉजिक ये था कि जो साल 1 जैन को शुरू होता है वो अगले साल के 1 जैन को खत्म होता है कि उसी साल के 31 दिसंबर को खत्म होता है. देखो फिर जो पैदा हुआ था 1 अप्रैल को उसका ईयर कब कंप्लीट हो गया? 31 मार्च को. ओके, अ पर्सन हु इज बोर्न ऑन 1 अप्रैल, तो उसके बारे में लिखा गया. और फिर इन लोग ने सर्कुलर इश्यू किया इनकम टैक्स सीबीडीटी ने, क्या कि a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday. अब लीगल वर्डिंग्स की बात करें तो इट इज नॉट योर बर्थडे. बर्थडे तो जिस दिन पैदा हुए थे वही था. इट इज द एनिवर्सरी ऑफ योर बर्थडे. ओके, आपको आपसे किसी को हैप्पी बर्थडे विश नहीं करना, बोला हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ योर बर्थडे. सही सही बात है कि नहीं? तो 1st April मे बी हिज बर्थडे, बट 31st March will be the day preceding that date when he is completing that age. He is completing the year. ठीक है, attain the particular age on 31st March. Similarly, जो person 1st April 1946 को पैदा हुआ होगा वो अभी 80 का हो गया ऐसा मानेंगे तो उसको 5 लाख वाला बेनिफिट मिलेगा. खैर, अब बहुत ज्यादा ओल्ड रिजिम का इंपॉर्टेंस बचा नहीं है क्योंकि न्यू रिजिम इज मोर अट्रैक्टिव. फिर भी अगर कोई ओल्ड रिजिम में जाना चाहता है और 1 अप्रैल को पैदा हुआ इनकेस, अब ये सिर्फ जिंदगी में एक बार उसको फर्क पड़ेगा या 2 बार. ओके, 20 साल बाद भी अगर एप्लीकेबल रहा तो 2 बार फर्क पड़ेगा. जो 1 अप्रैल 96 को पैदा हुआ था, अगले साल से तो वो पक्का सीनियर सिटीजन है. पिछले साल तक तो वो पक्का नॉन सीनियर सिटीजन था, बट इस साल उसको सीनियर सिटीजन मान लेंगे. ओके, जल्दी अटेन हो जाएगा. गुड फॉर हिम, अच्छी बात है. सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो असीसी के फेवर में था, जल्दी सीनियर सिटीजन बना लिया. इसके अलावा सीनियर सिटीजन रहने का बेनिफिट और भी कुछ कुछ जगहों पर मिलता है. देयर इज अ सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, तो जो ओल्ड रिजिम में अवेलेबल है. तो हाँ, वेरी गुड. उधर 50,000 का लिमिट है फॉर सीनियर सिटीजन. पढ़ लिया क्या पहले से? वेरी गुड. और जो सीनियर सिटीजन नहीं है, बाकी बच्चों को टेंशन आ जाता है ना. हाँ, 11th में था, मैथ्स में था. बताओ, आप बताओ, बाकी बच्चे बताओ, ऐसे क्या देख रहे? बोले स्टेट में तो नहीं था. नीरज सर बोलेंगे मुझे खुद को नहीं पता. हाँ, और जो सीनियर सिटीजन नहीं होते उनको 25,000 मिलता है, तो वहां सीनियर सिटीजन होने का बेनिफिट मिलता है. फिर वैसे एक और सेक्शन है 80DD रेदर. ओके, डिपेंडेंट डिजीज्ड बीमार, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ. 80DDB डिजीज या बीमार पर्सन के लिए हम खर्चा करते हैं, तो वहां पर सीनियर सिटीजन है तो हमको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलता है. ओके, और अदरवाइज 40,000 ही मिलता है. तो लेकिन वो भी सिर्फ ओल्ड रिजिम में. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर सीनियर सिटीजन होने का बेनिफिट एप्लीकेबल था, दैट वाज अवेलेबल इन द ओल्ड रिजिम. न्यू रिजिम में अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वेदर यू आर अ सीनियर सिटीजन और नॉट. तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू रिजिम का इंपॉर्टेंस कम होते जाएगा वैसे वैसे ये सर्कुलर का भी रिलेवेंस अब नहीं बचेगा. और वैसे भी सर्कुलर
उतने ही सिलेक्टेड लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 1 अप्रैल 1966 या 1 अप्रैल 1946 को पैदा हुए थे। अगले साल से एक साल और आगे बढ़ जाएंगे, 1 अप्रैल 1967, 1 अप्रैल 1947, उनके लिए लागू होगा सर्कुलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां आपको दिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहेगी। आप अगर मॉड्यूल देखोगे तो उसमें बहुत सारे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स वगैरह भी रहेंगे जो स्पेशल सेक्शंस में, बट इन दिस चैप्टर राइट नाउ आई हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट दो स्पेशल टैक्स रेट्स। इवन सरचार्ज जो है वो कुछ स्पेशल टैक्स वाले पे सरचार्ज 15% के ऊपर वाला नहीं लगता है। मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल इज 15% इन सर्टेन केस। तो वो भी मैं आपको चैप्टर 7 में बताऊंगा, कैपिटल गेन चैप्टर करेंगे तब। अभी आपको जो जनरल इनकम पे सरचार्ज लगता है वो बता दिया। सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, इसकी बात हो गई हमारी। समझ आ गया आपको? ये अमेंडमेंट्स है। ओके, दीज आर द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। सो दिस इज अबाउट इंडिविजुअल्स, दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स अदर पर्संस। इंडिविजुअल्स की का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, ये आप आराम से कर सकते हो। पेज नंबर 1.23, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए आया था बस एग्जाम में। ट्राई करके आएंगे आप, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे फाइनल आंसर। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस पायल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, 40 इयर्स, फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है जेंडर से, 5,50,00,000। अज्यूमिंग देयर इज नो स्पेशल इनकम्स, कैपिटल गेन पे क्योंकि स्पेशल रेट लगता है, एंड शी ऑप्ट्स टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब शी इज अंडर द ओल्ड रिजिम। वर्डिंग्स को समझना है तो देखेंगे आपको जमता है कि नहीं। इज दैट ओके? सो दिस वन यू कैन ट्राई, वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। फर्स्ट अप, सो अभी क्या करने का फिर? अभी छुट्टी दे दूं क्या आपको? नहीं, आप खुद ही तो नहीं मानोगे। अभी अपन लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर अदर टाइप ऑफ पर्संस अदर देन इंडिविजुअल्स। तो अदर देन इंडिविजुअल एज फार एज HUF, AOP, BOI and artificial juridical persons are concerned, calculation is similar to individual. Okay, न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम दोनों एप्लीकेबल है। ओल्ड रिजिम में सब में 2.5 लाख वाला ही थ्रेशोल्ड रहेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगा। न्यू रिजिम तो सबके लिए सेम है। सो अभी फॉर दिस फर्स्ट 4 कैलकुलेशंस मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूं, न्यू एंड ओल्ड। उसके बाद में न्यू एंड ओल्ड की झंझट नहीं रहेगी, न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम। फर्स्ट 4 के लिए सेम जो कि आपने अभी तक के पढ़ा है। सो इफ यू टॉक अबाउट HUF, बेसिकली HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक स्पेशल स्टेटस जो कि गवर्नमेंट पर्सन को देती है। यू कैन फॉर्म अ न्यू पर्सन वंस अ हिंदू इंडिविजुअल गेट्स मैरिड। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सिख फैमिलीज एंड फॉर जैन फैमिलीज, ओके, बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अब ये जो है HUF जो रहता है, इसमें मतलब कि हस्बैंड का अपना एक अलग इनकम टैक्स का फाइल बनता है, इनकम टैक्स का पैन रहता है, वाइफ का अपना अलग इनकम टैक्स का फाइल रहता है, पैन रहता है। बट HUF के नाम से आप और भी एक्टिविटीज कर सकते हो। आप एक HUF क्रिएट कर सकते हो, उसका थोड़ा सा छोटा सा लीगल प्रोसेस रहता है। HUF क्रिएट करके आप HUF के नाम पे प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकते हो, HUF के नाम पे आप बिजनेस कर सकते हो, HUF के नाम पे आप इनकम कमा सकते हो और उस पे अलग से टैक्स पे कर सकते हो। तो जैसी शादी हो जाएगी आपकी तो आप अपनी वाइफ को, या लड़के लोग अपनी वाइफ को, वाइफ लोग अपने हस्बैंड को कह सकते, इफ यू आर अ हिंदू आप कह सकते हो कि आज हम 2 से 3 हो गए, ओके, क्योंकि जिस दिन शादी हो गई उस दिन आप पहले 2 अलग अलग थे, अब आपका तीसरा पर्सन क्रिएट हो गया। कौन? बच्चा नहीं हुआ उस दिन, कैसे बच्चा होगा बेटा, थोड़ा सा समझा करो। आपका क्या हुआ? HUF क्रिएट हो गया है ना, पैन के लिए अप्लाई कर देने का। HUF is used as a tool for tax planning, okay, for holding family properties also and also as a tool for tax planning, क्योंकि इसमें एक और पर्सन मिल जाता है with its own threshold limits, तो बेनिफिट तो उठा ही सकते। सो बताइए, अब बाकी तो इसमें सिमिलर रहेगा। HUF की जो थियरी है आपकी बुक में है, वो मैं अभी नहीं करवाना चाहूंगा। अभी अपन लोग टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे। पेज नंबर 13 और 14 पे EOP, BOI और HUF की थियरी है जो कि बाद में अपन लोग देख लेंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी पूछते हैं। इनकम टैक्स में वैसे भी थियरी पार्ट पे कम और प्रैक्टिकल ज्यादा पूछते हैं। बताइए, अगर 40 लाख की इनकम है तो नॉर्मल काम करना है। फर्स्ट 24 लाख पे 3 लाख, अगले 16 लाख का 30%,
4,80,000 प्लस 3,00,000 7,80,000, तो 7,80,000 प्लस 4%, 30, हाँ उसका जो 4% है 8,11,500 200। समझ में आया क्या? There is no question of surcharge because the income is less than 50 lakhs. But surcharge would have been applicable if the income was more than 50 lakhs as per normal scenario. Old regime, up to first 10 lakh, 1,12,500. Next 30 lakhs का 30%, 9 lakh. So 10 lakh 12,500 plus 4%, 10 lakh 53. सो इजी है ना, काफी इजी है। अगर आपने इंडिविजुअल वाला केस पढ़ लिया तो ये चिल्लर है। फिर नेक्स्ट केस इज एओपी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई, इनकम 1 करोड़ के जस्ट ऊपर लिखी हुई है, थोड़ा सा कंपैरिजन करना होगा, बाकी काम सेम है। ऐसा मान लो कि आप एक 45 एज के रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, वैसा ही है, लेकिन बस एओपी नाम से लिख दिया है। एओपी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, when a group of persons come together, okay, for a particular purpose and they earn income, so they may pay tax by the name of AOP. It is technically not a partnership firm because it is not registered as a firm. ठीक है, सो चलिए बताइए फॉर AOP क्या हो जाएगा, UN कंपनी एंड AOP क्या करेंगे बताइए। टोटल इनकम रुपीज 1 करोड़ 3 लाख। वी विल डू द कैलकुलेशन एज पर द न्यू टैक्स रेजिम फर्स्ट। वही जो आपने अभी तक ये किया है वही काम करना है। ऑन 0 to 24 lakhs रुपीज 3 lakhs, ऑन 24 lakhs to 103 lakh 79 लाख का रेंज होता है, राइट? उसका 30%, 23,70,000। सो ये हो गया 26,70,000। ठीक है, ये क्या है, एओपी। अब इसमें लगेगा सरचार्ज, कितना परसेंट लगेगा बोलो? 10, 15, 25, 15। 1 करोड़ से ज्यादा है ना, बोलो बेटा इसका 15%, 4,05,000। तो ये टोटल हो जाता है 30,70,500। नाउ वी विल बी कंपेयरिंग इट विद द लेवल ऑफ 1 करोड़। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रहता था सो आपका टैक्स 90,000 से कम है ना, 25,80,000 आता था। चेक कर लीजिए, उस पर सरचार्ज लगता था एट द रेट ऑफ 10%, 2,58,000 इतना सरचार्ज लगता था। 28,38,000 ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग, पहले भी ये फिगर पे पहुंच चुके। अब आप कंपेयर करो, इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख, वेर एज इंक्रीज इन टैक्स इज 2,32,500. So increase in tax is less than the increase in income. Therefore there is no need for marginal relief. कई लोग भावुक होकर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और फिर उत्तर रिलीफ दे देते हैं, तो वैसा नहीं होना है। इतने बार किया तो गलत प्रैक्टिस नहीं। सो इसमें से मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि ये एओपी है। एओपी को मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन टैक्स इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। सो 30,70,500 में 4% ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल इनकम, टोटल टैक्स आ जाएगा 31,325, 320, 3193, 320। समझा आपको? अब ओल्ड न्यू रेजिम में मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन ओल्ड रेजिम में भी चेक करना होगा, बिकॉज वहां फिर भी हो सकता है, हो सकता नहीं भी होगा, लेकिन वी हैव टू स्टिल सी। सो 3193, 320।
समझा पूरा कार्यक्रम? नाउ फॉर द सेम पर्सन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रिजिम, क्या होगा? ऑन 0 to 10 लाख, देन 10 लाख से वहां तक होगा। चलिए बताइए, ऑन 0 to 10 लाख इज 1,12,500। इसको भी बेसिक स्लैब्स के बेनिफिट मिलेंगे। 10 लाख टू 103 लाख इज 93 लाख का 30% होता है 27 लाख 90,000, टोटल होता है 29 लाख 2,500, है ना। उसका 15% होता है 435,375, टोटल होता है 33 लाख 37,875। बिफोर वी अप्लाई सेस वी शुड चेक फॉर मार्जिनल रिलीफ। अब इनकम लेवल अगर 1 करोड़ रहता था तो टैक्स होता था 27 लाख प्लस 112,500, है ना, 28 लाख 12,500 प्लस 10% 2,81,250, इट वुड हैव बीन 29 लाख। सही है क्या? सॉरी 30,93,750। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इनकम तो 3 लाख से, इंक्रीज इन टैक्स कम दिख रहा है। अगेन कितना दिख रहा है? 2,44,125। सो देयर इज नो नीड फॉर मार्जिनल रिलीफ अगेन, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। इसका मतलब वो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो 1 करोड़ 3 लाख से तो कम है, 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर है, बट 1 करोड़ 3 लाख के नीचे है। सो ये आ गया 33,37,875। उसमें 4% ऐड कर दीजिए, आगे 390। दिस इज द टैक्स आफ्टर सेस। समझ आया क्या? फॉर एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। 3471,390। अब बाकी दोनों का तो बहुत इजी केस है, ऐसे ही कर लोगे आप। उसमें रिलीफ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, 1 करोड़ 10 लाख पे तो पक्का नहीं रहेगा। बीओआई इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई, लेकिन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। तो बताइए 1 करोड़ 10 लाख अगर कमाया तो न्यू रिजिम के हिसाब से पहले 24 लाख तक के 3 लाख, फिर 86 लाख का 30%, बोलो 25 लाख 80,000 प्लस 3 28 लाख 80,000। समझ रहा क्या? जो आया उसमें प्लस 15%, फिर प्लस 4%। 34, 44, 480, और ये 1 करोड़ का 30% प्लस 1,12,500, मतलब 31 लाख 12,500 प्लस 15% प्लस 4%, 37, 22, 550। समझ रहे हैं क्या सबको? हाँ, अगर रिलीफ नहीं है तो फिर तो टेंशन ही नहीं, फास्ट हो जाता है, कई अटके। देन 60 लैक्स क्या होगा इस केस में? इट इज मोर देन 50 लैक्स, तो मच मोर, तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। तो कैलकुलेट करो, ऑन फर्स्ट 24 लाख 3 लाख, नेक्स्ट 36 लाख का 30%, 10,80,000, 14.80 हो गया। 14,80,000 प्लस 13.80, सॉरी 13.80 प्लस 10%, तो क्या सेस ऐड करके बता रहे हो? अब ऐड कर दो सेस भी, 78,720, 28 की 20। तो मैंने अज्यूम किया कि यहां रिलीफ की जरूरत नहीं है, वैसे तो सफिशिएंटली दूर है, फिर भी एक बार चेक कर लेना।
वैसे तो 57 लाख पे भी जरूरत नहीं थी ना, तो 60 लाख पे भी नहीं पड़ेगी, है ना। देन अगर ओल्ड रेजिम में है तो 10 लाख पे 1,12,500, 50 लाख का 30%, 15 लाख, 16 लाख 12,500 आ गया। 16 लाख 12,500 प्लस 10% प्लस 4%, 18,44,700। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। वैसे तो इन लोगों ने बोला था अज्यूम दैट द ऑप्शन फॉर पेइंग टैक्स अंडर दिस सेक्शन इफ एप्लीकेबल हैज नॉट बीन टेकन, तो मतलब कि ओल्ड रिजिम से ही पूछा था, लेकिन हम लोगों ने न्यू रिजिम से भी बता दिया इन दिस 4 केसेस। अब इसके आगे के जो केसेस हैं, फर्म, कंपनीज, फर्म के लिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, वैसे भी कंपनीज है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके पास में कोई दूसरे ऑप्शन है, ओके। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो ऑप्शन है, जो न्यू रेट है, उसमें जो न्यू रिजिम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और उसमें ओल्ड रिजिम ही डिफॉल्ट रिजिम है। कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो ओल्ड रिजिम है वो ही डिफॉल्ट है, जो हम लोग पढ़ने भी वाले हैं, एंड वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब उतना कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं आपको फर्म वाला केस तो आज ही करा देता हूं, उसमें रेट है 30%, दैट्स इट, खत्म बात, फ्लैट रेट ऑफ 30%। यस, सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक टैक्स की बात कर रहे हैं तो इट इज फ्लैट 30%। देयर इज नो ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम फॉर अ फर्म। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एक्स एंड कंपनी, ओके, अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 45 लिखा है ना, 45 lakhs, तो टैक्स विल बी सिंपली 45 लाख इंटू 30%, इसको बोलते हैं फ्लैट रेट, नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नथिंग, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30%। बोलो कितना होता है, 13,50,000, एंड 4% सेस तो लगेगा ही लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 54, तो ये ऐड होके हो गया 14,04,000। कैसा, इजी लगा। सो अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाओगे दोस्तों के साथ मिलके, तो इनकम फर्म में रखना चाहोगे कि पर्सनल निकालना चाहोगे? फर्म में इजी है ना कैलकुलेशन, पर्सनल निकालना चाहोगे, फर्म की इनकम कम हो जाए, हमारी भले इनकम बढ़ जाए, क्योंकि हमको कम से कम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह तो मिलेगा, है ना, जस्ट फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन नहीं किया जाता है ना कार्यक्रम। सो 14,04,000, ओके। देन 1,20,00,000, तो फर्म के केस में सरचार्ज, मैंने आप लोगों को जो सरचार्ज का शीट दिखाया था वो सिर्फ इसका था, इंडिविजुअल का। फर्म के केस में इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 12% है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब ऐसा अलग अलग सरचार्ज के स्लैब्स नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज रेट है कितना, 12%, बात खत्म। सो समझेगा क्या आपको, बताइए। तो अब ये जो सेकेंड वाला केस दिया है आपको, उसमें टोटल इनकम कितनी बोली गई है, 1,20,00,000, वाई एन कंपनी नाम होगा, 1,20,00,000, एंड फर्म एलएलपी, दोनों का सेम टैक्स ट्रीटमेंट होता है। इनकम टैक्स में फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ऐसा डेफिनेशन है फर्म का डेफिनेशन, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। बस एक जगह हम देखेंगे एलएलपी और फर्म का टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, एक जगह पीजीबीपी चैप्टर में देखेंगे। इट्स अ फर्म earning a total income of rupees 1,20,00,000. So the tax on the same is 1,20,00,000 into 30%, मतलब 36 लाख। इस पे लग जाएगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। बोलेंगे 36 लाख का 12% होता है 4,32,000, ये ऐड कर दो तो 40,32,000। अब चेक भी कर लो तो देयर इज नो नीड फॉर रिलीफ हियर, रिलीफ लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो, लेकिन इधर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 1 करोड़ इज 20 lakhs, एंड 1 करोड़ के लेवल पे टैक्स कितना था, 1 करोड़ के लेवल पे टैक्स था 30 lakhs, तो इंक्रीज इन टैक्स इज जस्ट 10,32,000, सो देयर इज नो नीड फॉर रिलीफ। सो इसमें सिंपली 4% का सेस ऐड कर दीजिए और वैल्यू बता दीजिए, फाइनल वैल्यू 41 लाख 41,93,280,
एंड व्हेन आई से फर्म इट डज नॉट मीन प्रोप्राइटरशिप फर्म। इनकम टैक्स में प्रोप्राइटरशिप फर्म को अलग पर्सन नहीं मानते, उसकी जो इनकम है वो उसी इंडिविजुअल की इनकम में क्लब होती है, जिस इंडिविजुअल उसका प्रोप्राइटर है। आप लोगों ने पहले के लेवल पे पढ़ा होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म, अकाउंटिंग में भी पढ़ा है एंटिटी कॉन्सेप्ट, बट इनकम टैक्स में नो, प्रोप्राइटरशिप फर्म इज इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल along with his other incomes. 4193 280, I mean only partnership firms and LLPs here. 4193 280 is the answer. समझा क्या? इसका इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान है। आप ये इसका ये निकालो, दिस डिवाइडेड बाय 120 lakhs करो, कितना आ रहा है बताओ? 34 पॉइंट है ना। अब आप एक काम करो, 30 इंटू 1.12 इंटू 1.04 करो, तो भी सेम आता है कि नहीं बताओ, है ना, जादू नहीं हुआ है ना, ये वही रेट लगा है ना, इस फर्म का फ्लैट रेट रहता है। दिस अपॉन दिस करोगे तो 31.2% आएगा, 30 का 4% ऐड कर दो क्योंकि फ्लैट रेट है ना बेटा। ऐसा थोड़ा सा एनालिसिस समझना चाहिए अपने को। एंड लास्ट केस आज का, Z विच इज अ फर्म और एन LLP, क्या हो रहा है इस केस में? टोटल इनकम इज रुपीज 1 crore 3 lakhs दे दिया इन लोगों ने नजदीक, तो क्या करेंगे अब? सो कैलकुलेट करो, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% विल बी 30,90,000 एट सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। बोलो सरचार्ज 3,70,800, सो ये हो गया 34,60,800 टैक्स प्लस सरचार्ज आया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद द टोटल इनकम लेवल ऑफ 1 crore। उस लेवल पे टैक्स है 30 लाख, सरचार्ज कुछ है ही नहीं, सो देयरफॉर टोटल आ गया 30 lakhs। नाउ इंक्रीज इन इनकम इज जस्ट रुपीज 3 lakh, whereas increase in tax is 4,60,800. So is there a case for marginal relief? Yes. तो इसमें marginal relief कितना रुपए का? 1,60,800. So ये 33 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो गया टैक्स, बट उस पे सेस लग जाएगा, कितना होता है? 132, इतना सेस लग गया, तो 34,32,000। बोलिए समझ आया क्या? दिस विल बी द कैलकुलेशन फॉर अ फर्म, Z अ फर्म। अब इसका डायरेक्ट रेट ऐसा मैच नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस हो गया कुछ, है ना, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। 34,32,000, तो मार्जिनल रिलीफ इसमें भी अप्लाई होता है जैसा कि पहले होता था। अगर आपको आज का पूरा समझा है तो कल कंपनी वाला पार्ट भी बहुत आसान लगेगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इनकम के फीचर्स एंड HUF AOP वगैरह थियरी। तो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, आपको समझ रहा है तो इट्स गोइंग ग्रेट। ठीक है बेटा, 34,32,000 यहां लिख लेता हूं, ये सारी स्लाइड्स आपको भेज देता हूं ताकि आप लोगों का कुछ लिखना मिस हुआ होगा तो आप लिख सकते हो बात। थैंक यू।